Hello students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. I hope आप सबके पेपर्स बहुत अच्छे गए and all of you performed well. ठीक है, so now let's move on to the next chapter which is very very important. That chapter is chemical bonding. ठीक है, आप सबने पहले भी chemical bonding 10th में पढ़ा है. सो व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड. ठीक है, केमिकल बॉन्ड से पहले भी हम बॉन्डिंग वर्ड का मतलब समझते हैं. ठीक है, जैसे आप बोलते हो कि आई एंड माई फ्रेंड वी बॉन्ड. ठीक है, हम बहुत अच्छे से बॉन्ड करते हैं. बॉन्ड करना मतलब कि यू जेल वेल. ठीक है, आपस में यू जेल टुगेदर, या देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, लाइक यू हैव कॉमन टेस्ट्स, कॉमन लाइक्स. ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज बॉन्डिंग. ठीक है, किसी के साथ बॉन्ड करना मतलब उसके साथ अच्छे पॉजिटिव रिलेशंस रखना. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग मतलब एटम्स या आयंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो उनको इकट्ठे रख रही है, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, सो व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और आयंस ऑफ अ मॉलिक्यूल विच कीप्स इट टुगेदर. ठीक है, राइट. अब ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है. हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये किसने शुरू किया केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट थ्योरीज. ठीक है, राइट. सो पहले देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग होते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स, मेन तो दो ही हैं जो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे. यू हैव कोवलेंट बॉन्ड एंड यू हैव आयनिक बॉन्ड, जिसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हो. ठीक है, बाकी जो बॉन्डिंग्स हैं वो इसी की ऑफशूट्स हैं. ठीक है, सो देन यू हैव अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको आप डेटिव बॉन्ड भी कहते हो. देन यू हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, and lastly you have metallic bonding. ठीक है, सो मेन तो ये फर्स्ट दो हैं, कोवलेंट एंड आयनिक. उसके बाद बाकी सारी इसी की ऑफशूट्स हैं. ये चार जो हैं, पहली चार आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे. एंड द फिफ्थ वन मेटालिक बॉन्डिंग यू विल स्टडी इन सॉलिड स्टेट इन क्लास 12th. ठीक है, हम शुरू करते हैं कि बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ और बॉन्डिंग क्यों होती है. ठीक है, नाउ 1900s के अराउंड डिफरेंट साइंटिस्ट्स वर वर्किंग ऑन दिस फैक्ट कि ये बॉन्डिंग होती क्यों है, ये मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं. ठीक है, एंड दे वर कंपेयरिंग दिस टू नोबल गैसेस. ठीक है, द आंसर लाइज इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अगर आप किसी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो कैसे होती है, NS2 NP6. ठीक है, उसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, राइट. सो साइंटिस्ट अज्यूम कि क्योंकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, तो इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होती, ये स्टेबल है, तो ये रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता. ठीक है, ना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है, ना ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना चाहता है, ना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर करना चाहता है. सो इट डज़ नॉट हैव अ टेंडेंसी टू गेन, शेयर और लूज़ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, द रीज़न बीइंग कि ये सेल्फ सफिशिएंट है. ठीक है, सो इसी से दो साइंटिस्ट थे, कोसल एंड लुइस. कोसल एंड लुइस, इन्होंने इंडिपेंडेंटली इस फील्ड में काफ़ी सारा ग्राउंड वर्क किया. ठीक है, तो लुइस ने क्या कहा कि लुइस ने कहा एटम्स दे एग्जिस्ट एज कर्नल्स. ठीक है, कर्नल्स में आ गया न्यूक्लियस और उसके इनर इलेक्ट्रॉन्स, और उसके आसपास एक क्यूबिकल शेप में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, सो व्हाट डिड लुइस से? लुइस सेड कि एटम्स किस शेप में होता है, देयर इज़ अ कर्नल. कर्नल मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड और उसके आसपास उसके इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है। तो ये सारा बना के न्यूक्लियस एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कर्नल, और उसके आसपास उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कर्नल के आसपास कैसे होते हैं कि अगर आप अज्यूम कर लो जैसे आइस क्यूब है ना, तो क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो लुइस ने कहा जो वैलेंस शेल है इट्स लाइक अ क्यूब जिसके 8 कॉर्नर्स हैं, जिसमें मैक्सिमम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हर कॉर्नर पे एक, और बीच में उस एटम का कर्नल है, और कर्नल क्या है, न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दोज एटम्स आर स्टेबल जिनके आसपास, कर्नल के आसपास जो क्यूब है उसमें 8 के 8 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन सोडियम में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और 7 स्पेसेस खाली हैं, इसलिए वो अनस्टेबल है, ठीक है। लुइस सेड कि क्या होता है, स्टेबल होने के लिए इसको केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ता है, और केमिकल बॉन्ड बनाने के अलग अलग तरीके हैं। ही गेव 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहला उसने कहा कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये कैसे बनता है, जैसे सोडियम इज 2 8 and 1 एंड क्लोरीन इज 2 8 and 7, ठीक है। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना लूज कर दे या क्लोरीन को दे दे तो क्या होएगा, यहाँ से देखो व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया 2 8 और ये क्या बन गया 2 8 and 8। तो जब इस सिचुएशन में सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हुआ, सोडियम का जो वैलेंस शेल है दैट इज़, जो लुइस ने क्या कहा था किस फॉर्म में है, एक क्यूब की फॉर्म में है, उसके 8 कॉर्नर्स हैं, उस पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो अब सोडियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 कॉर्नर्स पे, ठीक है, तो सोडियम स्टेबल हो गया है, और क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो क्लोरीन भी स्टेबल हो गया है, ठीक है। नाउ लेट्स पॉज हियर, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपका मॉडर्न व्यू ये नहीं कहता है, दिस इज़ नॉट व्हाट वी फॉलो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ठीक है, क्योंकि आपके कंपटीशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लू एंड देन ही वेंट ऑन, ही से दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे आपके पास हो गया Cl2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, है ना। तो ही सेज कि या तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक केमिकल बॉन्ड बन सकता है, या अगर आप क्लोरीन मॉलिक्यूल को स्टडी करो, 2 क्लोरीन एटम्स हैं, है ना, अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, जिससे दोनों का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। सो ही सेज कि या तो मॉलिक्यूल्स में कैसे बनते हैं, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। सो व्हाइल लुइस वाज गिविंग दिस कॉन्सेप्ट देयर वाज अनदर साइंटिस्ट कोसल, ठीक है। कोसल ने क्या कहा, अगेन कोसल सेड कि अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो जो ग्रुप 1 है that is alkali metals, highly reactive metals, they have a huge tendency to lose 1 electron। और आप अगर ग्रुप 17 को देखो, they are halogens, again highly reactive non metals, they have a huge tendency to gain electron। और अगर आप देखो तो इनके बीच में दीवार किस चीज़ की है, you have ग्रुप 17 noble gases, फिर ग्रुप 1, ठीक है। सो उनके बीच में there is a wall of noble gases, ठीक है, राइट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट दैट कोसल सेड वाज कि ये जो एल्कली मेटल्स हैं ग्रुप 1, ये फटाफट इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बन जाते हैं, केटायंस। ऑन द अदर हैंड जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं ये फटाफट एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जाते हैं, एनायंस, राइट। और उसके बाद ये जो केटायन है और एनायन है क्या होता है, इनके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो दे कम क्लोजर, ठीक है। ऑल्दो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हैलोजेंस की नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई, बट दे हैव बिकम अ केटायन एंड एनायन। सो इनके बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। सो दैट इज हाउ दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ आयनिक
कंपाउंड, ठीक है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो कोसल ने कही थी, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, राइट। अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स किसके हैं, लुइस एंड कोसल के। लुइस क्या कह रहा है, कोई भी एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ कर्नल एंड वैलेंस शेल, ठीक है। कर्नल में क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया और अंदर वाले शेल्स आ गए, ठीक है, और वैलेंस शेल में क्या आ गया, सबसे बाहर वाला शेल आ गया, ठीक है, राइट। सो ही सेड कि जब वैलेंस शेल इज लाइक अ क्यूब, दैट इज उसमें 8 कॉर्नर्स हैं, और जब वो 8 कॉर्नर्स इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे तो वो एटम स्टेबल हो जाएगा। और उन 8 कॉर्नर्स को भरने के लिए एटम्स को क्या करना पड़ता है, केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ता है। केमिकल बॉन्ड किस तरीके से बनाते हैं, या वो गेन या लूज करके बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, एंड इन सम मॉलिक्यूल्स जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वो कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड उस समय कोसल ने क्या अप्रोच दी, कोसल ने कहा कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 इज अल्कली मेटल्स, दे हैव अ ह्यूज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड ग्रुप 17 आर हैलोजेंस, दे हैव अ ह्यूज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और उनके बीच में एक ही दीवार है जो बहुत स्टेबल है नोबल गैस की, ठीक है। तो आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और फिर एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो स्टेबल वाला है उसमें क्या खास चीज़ है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, दैट इज NH2 NP6। एल्कली मेटल्स बिल्कुल नोबल गैसेस जैसे हो जाते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और हैलोजेंस जो हैं वो भी नोबल गैसेस जैसे हो जाते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। बट इन दिस केस दे हैव बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे कम क्लोजर एंड दे फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, राइट। एंड ही सेड इट्स ओनली हीलियम जिसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ, एंड इट इज स्टेबल। सो देर आर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन दैट इज H, और लिथियम आयन Li पॉजिटिव, और बेरिलियम आयन Be2 पॉजिटिव, जो स्टेबल कैसे होते हैं, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करके, अगर उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं, हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग की बात की, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एटम, ये कॉन्सेप्ट आपके सिर्फ NCERT में दिया हुआ है, कोवैलेंसी का सारी किताबों में दिया है, इलेक्ट्रोवैलेंसी इज ओनली इन योर NCERT. What is electrovalency? It is the amount of charge on an atom. For example, अगर सोडियम की टेंडेंसी है Na पॉजिटिव बनाने की, दैट इज सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्फिग्रेशन कर लेता है नोबल गैस की, तो इसका चार्ज क्या है, Na पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई, 1. ऑन द अदर हैंड कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है 288, ठीक है, तब जाके उसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है, बिकॉज कैल्शियम इज व्हाट 2882, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो कैल्शियम की कन्फिग्रेशन क्या हो गई अब 288, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए मतलब चार्ज कितना हो गया 2 पॉजिटिव, तो कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई 2. सिमिलरली क्लोरीन इज 287, है ना, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा Cl1 नेगेटिव, कैसे लिखेंगे हम Cl नेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई 1. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम नीड्स टू गेन और लूज टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है. सो नोट दिस डाउन एंड वी मूव ऑन टू द लुइस कॉन्सेप्ट. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लुइस सिंबल और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है. नाउ लुइस ने कॉन्सेप्ट दिया था लुइस सिंबल का. व्हाट इज लुइस सिंबल,
क्योंकि लुइस ने कहा था इट इज़ ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर गोइंग टू डिसाइड कि एक एटम स्टेबल है कि नहीं। तो लुइस सिंबल में भी हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं और साथ में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। बाकी इलेक्ट्रॉन्स का कोई उसका रोल नहीं है, ठीक है। उसी तरह अगर हमने क्लोरीन को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, Cl और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, सो 1 2 3 4 5 6 and 7. So what is Lewis symbol? It is the representation of an atom by its symbol and valence electrons in the form of dots. ठीक है, इसको हम कहते हैं लुइस सिंबल। और अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये देखते हैं। सिग्निफिकेंस में आपको पता लग जाता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। It tells you the number of valence electrons pertaining to the atom, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपको उस एटम के ग्रुप की वैलेंसी पता लग जाती है या ग्रुप वैलेंस पता लग जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज ग्रुप वैलेंस? अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएं तो आपको ग्रुप वैलेंस पता लग सकता है। व्हाट इज ग्रुप वैलेंस? ग्रुप वैलेंस इज आइदर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उसके ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी और क्या वैलेंसी हो सकती है, और इट कैन बी 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है, राइट। जैसे अब सोडियम है तो इसका ग्रुप वैलेंस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है +1, ठीक है। इफ यू पिक some other example, let's say I am picking nitrogen, ठीक है। so what is nitrogen? Nitrogen is 7, it is 2 and 5, ठीक है। so nitrogen को मैं कैसे represent करूँगी, 1 2 3 4 and 5, right। आप इसको दूसरी SPDF configuration से भी देख सकते हो, 1s2 2s2 2p3, है ना। so वैलेंस शेल कौन सा है, लास्ट वाला सेकेंड शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो इसके ग्रुप में जो ग्रुप 15 है नाइट्रोजन फैमिली, इसमें कौन कौन से ग्रुप वैलेंस पॉसिबल हैं, ठीक है। सो इट्स आइदर +5 जितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 - 5 दैट इज +3, ठीक है। तो लुइस सिंबल से आपको क्या फ़ायदा होते हैं, आप तो एक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाते हैं और उसके ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उसकी वैलेंसी पता लग जाती है, ठीक है। सो नोट दिस डाउन। Okay, so we've talked about the historical concepts given by Lewis and Kossel. Then we talked about this concept of Lewis symbol, ठीक है। अब 1916 में क्या हुआ, कॉसल एंड लुइस ने अपने कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। दिस थ्योरी वाज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेट, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एटम जो है वो स्टेबल होने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और केमिकल बॉन्ड कैसे बनाता है, या किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, या किसी से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लेता है, या किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, ठीक है। इसमें से वो कुछ भी करे, गेन शेयर या लूज करे, उसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि उस एक्शन करने से वो जो एटम है उसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, ठीक है। सो ऑक्टेट रूल व्हाट डज इट से, इट सेज एटम्स कैन कंबाइन, ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। मतलब कि अगर उसके वैलेंस शेल में गेन शेयर या लूज करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं या NH2NP6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और इस केमिकल बॉन्ड बनने से वो स्टेबल हो जाएगा और लो एनर्जी स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। दैट वाज ऑक्टेट रूल। इसके साथ ही लैंगमर एंड लुइस
का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। 1919 में लैंगमर ने थोड़ा से लुईस कॉन्सेप्ट को इम्प्रोवाइज किया और उसने कहा कि जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। सो बेसिकली लैंगमर कॉइन्ड द वर्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो द लुईस लैंगमर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लुईस लैंगमर कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एटम्स हैं जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, ठीक है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो उस समय कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, बोथ द एटम्स, ठीक है, कितने, दोनों के दोनों एटम्स जिसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, बोथ द एटम्स फॉर्मिंग द बॉन्ड या द कोवलेंट बॉन्ड must contribute, ठीक है, at least 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो जो दोनों एटम्स हैं दे नीड टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दे बॉन्ड बनाने के लिए, दोनों को देने पड़ेंगे एटलीस्ट 1। उसके बाद जब कोवलेंट बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद बोथ द एटम्स शुड अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कि शेयर करने के बाद, कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद दोनों एटम्स जिसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट इज दे शुड अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है, राइट। एंड जब ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी द स्टेबल स्टेट एंड लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है। उसके बाद लुईस एंड लैंगमर में फर्दर इन्होंने क्या कहा कि अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहा है, मतलब दोनों तरफ से एक एक, कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो कितने बॉन्ड बनते हैं, 1 बॉन्ड इज फॉर्म, और उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होता है तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड। और अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, इसी के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल्स पे। पहले हम ले लेते हैं H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन, ये उसका लुईस सिंबल है, ठीक है। ये दूसरे हाइड्रोजन का लुईस सिंबल है। तो ये दोनों ने आपस में क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दोनों की तरफ से कहाँ बन रहा है बॉन्ड, ये बॉन्ड बन रहा है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स, ठीक है, राइट। तो ये अगर आप देखो, ये हाइड्रोजन का अपना, इस वाले का और ये साथ वाले का, कितने हो गए, 2, इसका बैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये वाले का हो गया, राइट। सो आई टोल्ड यू देयर इज एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ हाइड्रोजन, उसका क्या कंप्लीट होता है, डुप्लेट, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, राइट। यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट लाइक दिस इज नोन एज डैश स्ट्रक्चर। उसके बाद आ जाओ क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्लोरीन का लुईस सिंबल है। हम
दूसरे को क्रॉस से बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो बोथ ऑफ देम आर कंट्रीब्यूटिंग 1 एटम ईच, ये दोनों है ना। अब ये एक पेयर शेयर हो रहा है, इससे एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड बनने के बाद इस क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए और इस क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए, ठीक है। और यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, साथ में आपने लोन पेयर्स बनाने ही बनाने, ठीक है। सो दिस इज सिंगल बॉन्ड। उसी के बाद आप आ जाओ डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड किस में बनता है? ऑक्सीजन में बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन बनाइए। ऑक्सीजन इज एटॉमिक नंबर 8, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। और इस ऑक्सीजन के बना लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इन्होंने ये अपना टोटल कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं? 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग शेयर्ड। तो क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके 8 पूरे हो गए। अब इधर देखिए, ये इसके 6 अपने और 2 शेयर किए, इसके भी 8 पूरे हो गए। और शेयर करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, ठीक है। और कैसे बन गया इसका डैश स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे थे, ठीक है। सो डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, ठीक है, राइट। सो 5 अपने प्लस 3 इसने शेयर किए इसके साथ, कितने हो गए? 8। सिमिलरली इसके 5 अपने और 3 शेयर किए, 8, ठीक है। अब दोनों का शेयर होने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो दिस इज, अगर डैश स्ट्रक्चर बनाए इसका, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। सो दिस इज अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, एंड दिस इज अ डबल बॉन्ड। उसके बाद फर्दर इसमें एक लास्ट पॉइंट लुईस लैंगमर और क्या कहता है कि एटम्स शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स may और may not be same, जरूरी नहीं है एक जैसे हो, अलग अलग एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं HCl, ठीक है। सो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 and 7 and this is हाइड्रोजन, ठीक है, राइट। दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन का एक अपना, एक क्लोरीन का, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन हैज अचीव्ड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम एंड क्लोरीन हैज आल्सो अचीव्ड द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, किसकी हुई अचीव? आर्गन की, ठीक है। सो दोनों की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस हो गई और ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं, राइट। सो दिस इज योर लुईस लैंगमर थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, ठीक है। नाउ आगे जाके काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स की स्टडी की गई एंड वी केम टू नो जो ऑक्टेट रूल है या लुईस लैंगमर थ्योरी है, इट सफर्ड फ्रॉम सर्टेन ड्रॉबैक्स, ठीक है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ड्रॉबैक्स, क्योंकि अगर किसी चीज़ में ड्रॉबैक्स आपको पता लग जाते हैं तभी यू मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव फर्दर, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थ्योरी एंड लैंगमर थ्योरी, ठीक है। Okay, now so let's move on to limitations of octet rule, ठीक है। So there are many limitations to this. Number 1 is कि ऐसे बहुत सारे molecules हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, दैट इज़ देयर इज़ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसको शेयर करने के बाद भी जो उसमें कुछ एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में, उनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं हो पाता, उनमें अभी भी कमी रहती है
बट स्टिल दे आर स्टेबल, ठीक है। सो द फैक्ट कि शेयरिंग हो रही है, दोनों शेयर कर रहे हैं, वो भी पूरा हो रहा है, शेयरिंग के बाद लो एनर्जी स्टेट पे आ रहे हैं, वो पॉइंट भी पूरा हो रहा है। लेकिन जो मेन पॉइंट है ऑक्टेट का कि शेयर करने के बाद जो वैलेंस शेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ इसमें आपको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। अब बोरॉन इज 5, ठीक है, सो 2 and 3, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके? 3 हैं। अगर मैं इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना लूँ, ठीक है, एंड 3 फ्लोरीन्स के साथ ये शेयर कर रहा है, राइट। सो लेट्स मेक BF3, ये एक फ्लोरीन हो गया, ये दूसरा हो गया, इसको इस साइड बना लेते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, ये आपका फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये इस वाले फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, और ये इस वाले फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स शेयर कर रहे हैं। अब बोरॉन के आप काउंट कीजिए, 3 बोरॉन के अपने और जो उसने 3 शेयर किए। सो कैन यू सी हियर, अब बोरॉन के कितने हो गए? 6। तो इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ, बट शेयरिंग हुई, दोनों एटम्स ने शेयरिंग की, शेयर करने के बाद लो एनर्जी स्टेट में आ गए, बट दिस इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इट इज स्टेबल, ठीक है। ये क्यों स्टेबल है ये हम आगे जाके काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। उसके लिए आपको थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स जानने ज़रूरी हैं, ठीक है, देन आई विल टेक इट अप, राइट। सो एज ऑफ नाउ दिस इज एन एक्सेप्शन, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो वो ऑड होते हैं, राइट। एंड ऑड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं, राइट। बट सॉलिड या लिक्विड स्टेट में वो यूजुअली डाइमराइज हो जाते हैं क्योंकि दे आर नॉट स्टेबल इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, राइट। सो अगर इसके एग्जांपल देखो, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पे अगर आप देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पर यहाँ शेयरिंग के बाद क्या हुआ, जो नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ, राइट। जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था ये भी काइंड ऑफ हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लग रहा है, बट यहाँ किस लिए होता है, इसमें जो सेंट्रल वाला एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाता है और उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इन जनरल किसी भी एटम के शेयरिंग के बाद अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है लिक्विड या सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग हुई, दोनों ने शेयर किया, ये स्टेबल है लेकिन सिर्फ गैसियस स्टेट में स्टेबल है, ठीक है। आपको दोनों में डिफरेंस और आगे जाके पता लग जाएगा क्योंकि इनमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो दूसरा जो एटम है वो पूरी कर देता है। कैसे करता है, दैट इज़ अ मिस्ट्री फॉर यू एज ऑफ नाउ, पार्क इट। बट यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी गैसियस स्टेट में, और जब सॉलिड या लिक्विड स्टेट में आएंगे, सो बिकॉज कि इनका ये ऑड इलेक्ट्रॉन एटम है इसमें ये वाला, ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल जो है ये डाइमराइज हो जाएगा, मतलब 2 नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड्स इकट्ठे हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसके बाद वो ऑड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, दे विल बिकम इवन इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टेबल, राइट। उसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन सरप्लस और एक्सपैंडेड ऑक्टेट। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड बनाते हैं PF5, ठीक है। सो फास्फोरस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फास्फोरस में 1 2 3 4 5 और फ्लोरीन में 7 होते हैं। सो लेट्स मेक द स्ट्रक्चर। सो 1 2 3, अभी मैं रैंडमली बना रही हूँ, ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं बना रही क्योंकि अभी आपने ज्योमेट्री सीखी नहीं है। सो लेट्स से दिस इज फास्फोरस, थोड़ा पास बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और इसने 5 फ्लोरीन्स के साथ ये शेयर करता है,
ये एक हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5। ठीक है। सो अगर आप देखो सारे फ्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं, 7 + 1 8। एंड नाउ यू लुक एट फॉस्फोरस। ठीक है, इसकी तो लॉटरी लग चुकी है, 5 अपने और 5 फ्लोरीन के। सो 5 and 5 makes 10, so it has 10 electrons। ठीक है। सो नाउ दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ, उससे भी ज़्यादा हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पोस्ट शेयरिंग। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर सरप्लस, या जिसको हम कहते हैं एक्सपैंडेड ऑक्टेट। ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये पॉसिबल है। तो ये कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो उस समय ऑक्टेट रूल नहीं समझा पाया। आगे जाके इसकी सबकी एक वैलिड एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, राइट। सो जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में और कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे आपको धीरे धीरे समझ आता रहेगा। ठीक है, राइट। सो उसके बाद आ जाता है कि नेक्स्ट पॉइंट इज वाई नोबल गैसेज हैव कंपाउंड्स। अब इसका मतलब क्या है, जो आपका ऑक्टेट रूल था या इनिशियली जो थॉट प्रोसेस था लुइस एंड कॉसल का इंडिविजुअली, उसके बाद जो उनका ऑक्टेट रूल आया, उसके बाद लैंगमर ने फर्दर बीच में इम्प्रोवाइज किया, तो वो सारी चीज़ें एक ही चीज़ के आसपास सर्कुलेट कर रही थी। ठीक है, और एक ही चीज़ के आसपास ऑर्बिट कर रही थी। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन क्या होती है। नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन इज NS2Np6। ठीक है, दिस इज अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और ऐसी कन्फिग्रेशन के लिए एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, शेयर करके या लूज करके। और जब वो ऐसे हो जाते हैं तो वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, राइट, अनस्टेबल हो जाते हैं और लो एनर्जी स्टेट पे आ जाते हैं। तो जो सारी केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा था वो क्या था कि वो ऐसे बनने के लिए ये उनका टारगेट होता है, इसलिए वो बॉन्डिंग बनाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि नोबल गैसेस के कंपाउंड्स होते हैं? बिकॉज नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं जिनके कंपाउंड्स पॉसिबल हैं? क्रिप्टन एंड जीनॉन। ठीक है, जीनॉन के तो काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं। XeF2 हो गया, XeO3 हो गया, XeF4 हो गया। सिमिलरली क्रिप्टन के हो गए KrF2, राइट। तो ये जो पॉइंट है वो समझा नहीं पाए अगेन ऑक्टेट रूल कि व्हाई इज इट दैन दैट नोबल गैसेस मेक कंपाउंड्स। उनको क्या जरूरत पड़ेगी बॉन्डिंग की? उनका तो ऑलरेडी NS2Np6 पूरा है। ठीक है, राइट। उसके बाद आ गया कि ये थ्योरी आपको सिर्फ यही बता रही थी कि वो 8 पूरे करने के लिए स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद वो इसलिए वो बॉन्डिंग करेंगे, या वो गेन करेंगे या लूज करेंगे या शेयर करेंगे। बट एट द एंड एक ही चीज़ पे वो हार्प कर रही थी, बार बार पॉइंट आउट कर रही थी कि एवरीथिंग इज अबाउट कंप्लीटिंग द ऑक्टेट। बट दिस थ्योरी नेवर टॉक्ड अबाउट कि ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं इनकी शेप क्या है, या अगर टेक्निकल वर्ड यूज़ करूँ तो इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या है, जिस पे आगे किस थ्योरी ने बात की? वो सेपर थ्योरी ने बात की, जो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब आप जब किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बना रहे हो, है ना, हम आगे पढ़ेंगे जो लुइस कॉन्सेप्ट है उसने लुइस स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के हम स्ट्रक्चर्स जब बनाते हैं तो देयर आर मोर देन वन वे ऑफ मेकिंग अ स्ट्रक्चर इन सर्टन मॉलिक्यूल्स। तो उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है? ठीक है, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग कि उसके स्ट्रक्चर की, गिवन स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, उसकी भी कोई बात नहीं की इस थ्योरी ने। ठीक है, राइट। सो व्हाई इज इट दैट आई एम ड्राइंग समथिंग लाइक दिस, कि मैं H2O को ऐसे क्यों बना रही हूँ, H2O का स्ट्रक्चर ऐसे क्यों है, H2O का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा क्यों नहीं है, राइट। तो इन चीज़ों का जवाब जो था वो ये थ्योरी दे नहीं पाई, क्योंकि दिस इज अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। क्यों है? अगेन दिस थ्योरी डिड नॉट टॉक अबाउट एनर्जी लेवल्स ऑफ एनी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो क्विकली एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं।
पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद भी जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो पाता, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, जिसमें वन ऑफ द एटम्स हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकॉज ऑफ विच इट इज ऑल्दो स्टेबल टू एन एक्सटेंट इन गैसियस स्टेट बट इट बिकम्स अनस्टेबल इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, जो ऑक्टेट्स हैं वो उसमें उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, मतलब वैलेंस शेल में एक्सपैंडेड ऑक्टेट होता है, 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस में 10 हो जाते हैं, SF6 में कितने 12 हो जाते हैं, IF7 में 14 हो जाते हैं, अगेन H2SO4 में सल्फर में 12 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन कि वाई इज इट कि नोबल गैसेस जो हैं वो क्यों कंपाउंड्स बनाती हैं, उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट रूल इज इन टोटलिटी बीइंग फॉलोड, व्हाई शुड दे बॉन्ड। देन दिस थ्योरी डिड नॉट टॉक अबाउट द एनर्जी लेवल्स एंड ज्योमेट्री, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए एंड नोट दिस डाउन। ओके, नाउ जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल आता है हम उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमने H2Cl2, ठीक है, देन N2 वगैरह के स्ट्रक्चर्स बनाए, वो तो बहुत इजी हैं, राइट। बट अगर कोई इम्पॉर्टेंट बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ जाए या कोई आयन आ जाए कॉम्प्लेक्स, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सो देर आर सेट रूल्स, सो देर आर प्रॉपर रूल्स ऑफ राइटिंग द लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ एनी मॉलिक्यूल और आयन। डिफरेंट रूल्स हैं। फर्स्ट रूल हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला रूल कहता है राइट अ सिमेट्रिकल स्केलेटन फॉर मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है H2O, H2SO4, HNO3, H3PO4, है ना। पॉलीएटॉमिक आयंस जैसे कार्बोनेट आयन हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, ठीक है। आपने हर एक के स्ट्रक्चर्स लिख के प्रैक्टिस करने हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है कि आप एक स्केलेटल इक्वेशन बना लो, मतलब एक ढांचा बना लो। जैसे अगर मैं पानी का ढांचा बनाऊं तो मैं ऐसे एक H2O का ढांचा बना लूं, ठीक है, राइट। अगर CO2 बना रही हूँ तो मैं CO2 का एक ढांचा बना लूँ, जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। अभी बॉन्ड्स नहीं शो करेंगे, सिर्फ एक स्केलेटन, ठीक है। नाउ जब हमने स्केलेटन बनाना है उसमें काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि मोस्टली ये कहीं मेंशन नहीं होता, आपको बीच बीच में से ढूंढना पड़ता है, राइट। तो इसमें पहली चीज़ स्केलेटन लिखने में आपने देखनी है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको बीच में लेते हैं। जैसे यहाँ आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन मैंने किसको बीच में लिया है, कार्बन। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, सो आई मेड इट लाइक दिस। जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन बीच में है, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं बनाया है ना, दिस इज रॉन्ग, आई मेड इट लाइक दिस। जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बीच में है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन सेंट्रल एटम क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज का होता है, राइट। तो उसके आसपास जो है बड़े मॉलिक्यूल्स फिट नहीं आएंगे, सॉरी बड़े एटम्स फिट नहीं आएंगे, इसलिए हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज कैन नॉट बी अ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो मैंने पानी में जब पानी का स्ट्रक्चर बनाया है तो ऐसे बनाया है। ऑल्दो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन में ये एक्सेप्शन आ जाती है कि हाइड्रोजन बीच में नहीं हो सकता। तो मैंने पानी का स्केलेटन कैसे बनाया, ऐसे बनाया, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 थिंग, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है उसमें सेकंड चीज़ क्या देखनी है, कभी भी ऑक्सीजन एटम्स को आपस में बॉन्ड नहीं करना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एटम आपस में किस में बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन गैस दैट इज O2, ओजोन गैस दैट इज O3, ठीक है, पेरोक्साइड आयन दैट इज O2 2 नेगेटिव एंड सुपर ऑक्साइड आयन दैट इज O2 1 नेगेटिव। क्योंकि वो बने ही 2 ऑक्सीजन से हैं, सुपर ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड, तो उनको आपस में जुड़ना ही पड़ेगा। और O2 में भी सिर्फ ऑक्सीजन ही है और O3 में भी सिर्फ ऑक्सीजन ही है, ठीक है। बट इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विद समथिंग एल्स, उसमें इसको बॉन्ड नहीं करेंगे, राइट, ओके। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन जो है। अब हाइड्रोजन जो है, जो भी ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे H3PO4 हो गया, है ना, राइट, HNO3 हो गया, जिसमें
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों एसिड में इकट्ठे हैं, तो ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन कभी भी किसी और सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं करता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने HNO2 बनाया तो इसका स्केलेटन कैसे बनाया है, नाइट्रोजन के साथ दोनों ऑक्सीजन जुड़े हैं और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। मैंने हाइड्रोजन को यहाँ नहीं लिखा, दिस वुड बिकम रॉन्ग। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ता है ऑक्सी एसिड्स में, हमेशा ऑक्सीजन के साथ। इसमें एक्सेप्शन तब आ जाती है इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर मोर देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो कोई और चारा नहीं रहता हाइड्रोजन के पास। जैसे एग्जांपल ये आ गया आपका H3PO2 फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब इस H3PO2 में आप देखिए, H3PO2 में आपके पास 2 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो आपने 2 ऑक्सीजन के साथ तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, अब तीसरे हाइड्रोजन के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वो कहाँ जुड़ेगा, फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पॉलीसेंट्रिक स्पीशीज। पॉलीसेंट्रिक स्पीशीज जिसमें मतलब एक सेंट्रल एटम नहीं है, ज़्यादा है, जैसे C2H4। तो इसमें कैसे बनाएंगे, ये हमने 2 कार्बन बना लिए, हम क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे जो आपको सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक लगेगा, तो हम बराबर बराबर बांट देंगे हाइड्रोजन्स को। ठीक है, तो अगर आप देखो तो दिस स्ट्रक्चर हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब जिसके दोनों हाफ्स जो हैं बराबर हैं। अगर मैं उसमें लाइन खींच दूँ तो उसके दोनों हाफ जो हैं एक जैसे हो जाएंगे। अगर ऐसे भी खींचूँ तो ऊपर नीचे का एक जैसे हो जाएगा, बीच में से खींचूँ तो लेफ्ट राइट एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल कि पहले आपने क्या करना है, आपने स्केलेटन ध्यान से लिखना है। जब स्केलेटन लिखना है तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बीच में नहीं हो सकता क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटम्स को आपस में बाइंड नहीं करना एक्सेप्ट O2 गैस, ओजोन गैस, सुपर ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड आयंस। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सी एसिड्स हैं उसमें हाइड्रोजन को हमेशा ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है, सेंट्रल एटम के साथ नहीं जोड़ना। ओनली एक्सेप्शन अगर हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है ऑक्सीजन से, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आपको हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम से ही जोड़ना पड़ेगा। एंड जो आखिरी चीज़ इसमें ध्यान में रखनी थी पहले पॉइंट में कि अगर पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं तो आपने उनकी कैसे शेप बनानी है कि वो सिमेट्रिक बने। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑल द एटम्स। ठीक है, कि जो भी उस मॉलिक्यूल में एटम्स हैं उसमें आपके पास करंटली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, प्लस अगर वो एनायन है तो जितना एनायन का नेगेटिव चार्ज है उतना ऐड कर दीजिए। अगर वो केटायन है तो जितना केटायन का पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। ठीक है, रिप्रेजेंट एज ए। ए इज़ अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम H2SO4 ले लें, अब हाइड्रोजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1, तो 2 हाइड्रोजन हैं, सो 2 × 1 प्लस सल्फर। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, 8, 6, तो कितने हुए 6, एक ही है सल्फर, प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में कितने होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, कितने हुए 6, और कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं 4। ठीक है, सो हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 2 हाइड्रोजन थे, सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में भी 6 हैं, और हैं कितने ऑक्सीजन एटम, 4। तो इसको ऐड करो, कितना बन गया, 2 + 6 + 24, सो 24 and 8 32। तो A = 32 फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह फॉस्फेट आयन का A देखते हैं। ठीक है, नाउ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज 15, 2, 8 and 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5। सिमिलरली अभी किया था हमने, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। अब एनायन का कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 हैं, तो इसमें हम ऐड क्या कर देंगे 3, क्योंकि एनायन कैसे बनता है, इसमें कैसे बना है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे तभी 3 नेगेटिव है, इसलिए हमने 3 ऐड किया है। सो कितना हो जाएगा 5 + 24 + 3। ठीक है,
सो 5 and 3 8, 24 and 8 32। तो फॉस्फेट आयन में A कितना है आपका 32। अब आ जाते हैं एक केटायन में, अमोनियम ले लेते हैं। नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1, और कितने हाइड्रोजन है 4। अब कितना पॉजिटिव चार्ज है 1 पॉजिटिव, सो जितना पॉजिटिव है उतना माइनस कर दो। सो कितना हुआ 5 + 4 9 - 1 8। ठीक है। सो सेकेंड स्टेप क्या था, आपने अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। वी हैव डन दैट फॉर अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, फॉर अ एनायन एंड फॉर अ केटायन। ठीक है, नोट दिस डाउन केयरफुली। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, सो देन द थर्ड रूल, व्हाट डज इट से, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय ऑल एटम्स टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, वापस हम H2SO4 में ही आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि टोटल नोबल गैस कन्फिग्रेशन करने के लिए, अचीव करने के लिए हर एक एटम को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट, और इसको हमने कैसे लिखना है n। ठीक है, राइट। सो अब कैसे लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, हर एक हाइड्रोजन को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नोबल गैस कन्फिग्रेशन। हाइड्रोजन की कौन सी होती है, हीलियम की, है ना। तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, अपने आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ला सकता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन है कितने 2। ठीक है, उसके बाद आते हैं सल्फर। सल्फर को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सल्फर में होने चाहिए, बाहर वाले शेल में 8 होने चाहिए। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में भी बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए, और ऑक्सीजन है कितने 4। ठीक है, तो क्या हो गया 4 + 8 + 32, सो 32 and 12 44। तो इन ऑल H2SO4 में जो हर एक एटम है, अगर मैं उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए 44 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नाउ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ने क्या देखा, व्हाट वाज n वाज की टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होने चाहिए हर एक एटम में, एक मॉलिक्यूल के। ठीक है, राइट, टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और हमने A क्या कैलकुलेट किया था, A वाज कितने अवेलेबल हैं। ठीक है, सो n इज की टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब सारे एटम्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेंगे, दैट इज n। और A क्या है कि असली ग्राउंड में पोजीशन क्या है कि हैं कितने। ठीक है, तो n इज एन आइडियल सिचुएशन, और A क्या है जितने अवेलेबल हैं। तो जितनी शॉर्टेज है वो क्या हो जाएगा, जो उनको शेयर करने पड़ेंगे। जैसे इन केस ऑफ H2SO4 टोटल हर एक के वैलेंस शेल में मिला के कितने होने चाहिए 44, और अवेलेबल कितने थे हमने कैलकुलेट किया था इससे पहले 32 अवेलेबल थे। तो उसको शेयर कितने करने पड़ेंगे, द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वुड बी n - a, दैट इज 44 - 32 कितना हो गया 12। दैट मीन्स जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी इन्वॉल्व इन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट कीजिए। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि पहले हमने बनाया स्केलेटन। ओके, देन नंबर 2 वी कैलकुलेटेड द अवेलेबल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स A। उसके बाद वी कैलकुलेटेड द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर सारे एटम्स की नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती, दैट वाज n। ठीक है, देन वी कैलकुलेटेड कि शेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कम थे और आइडियली हर एक में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए नोबल गैस कन्फिग्रेशन के बाद वो ज़्यादा थे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स को शेयर करने पड़े वो कमी पूरी करने के लिए, दैट वाज S। और S क्या हमने निकाला n - a। जैसे हमने H2SO4 का एग्जाम्पल लिया, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड वो 44। ठीक है, अवेलेबल कितने थे 32, तो शेयर कितने करने पड़े 44 - 32, दैट इज 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लेस द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्केलेटन।
ठीक है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड तभी बनाना है अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो हमने ये स्केलेटन बनाया है। प्लीज़ रिमेंबर द रूल्स। हमारे पास 3 एटम्स थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। हाइड्रोजन बीच में आ नहीं सकता, एंड आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, सल्फर, इसलिए सल्फर आ गया बीच में। इसके आसपास मैंने ये चारों ऑक्सीजन लगा दिए, ठीक है। एंड ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन किसके साथ आएगा, ऑक्सीजन के साथ आएगा। तो ये क्या बन गया मेरा H2SO4 का स्केलेटन। अब मैंने हर एक के बीच में एटलीस्ट एक कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाना ही है, तो मैं हर एक के बीच में एटलीस्ट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डालती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेरे जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ लग गए, ठीक है। ये तो वो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर हो रहे हैं, ये उसका डैश फॉर्मूला है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को ज्वाइन करके मैंने ये बॉन्ड दिखाया है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे मेरे पास, 32 थे, उसमें से 12 मैंने शेयर किए, तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, वो अनशेयर्ड रह गए, तो वो क्या कहलाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर नहीं होते, जैसे अगर मैं एक सिंपल सा क्लोरीन का एग्जांपल लेती हूँ, है ना, मैं क्लोरीन ऐसे बनाती हूँ। अब क्लोरीन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैन यू सी, सिर्फ इन दोनों ने बॉन्ड फॉर्मेशन की है ना, हर एक में से एक एक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं की, जो अनशेयर्ड रह गए, अवेलेबल थे बट शेयर नहीं हुए, उनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दे आर कॉल्ड लोन पेयर्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑल्दो दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अवेलेबल कितने थे H2SO4 में, 32, उसमें से 12 शेयर हुए, तो हमारे पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब उनको मैं कैसे लगाऊंगी, आई जस्ट हैव टू, ये मेरा मैंने पहले बनाया था H2SO4, ये क्या है, शेयर्ड। अब अनशेयर्ड कैसे लगाना है, बस मैंने इतना देखना है कि हाइड्रोजन में तो सिर्फ 2 ही होते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के बाद, और वो पूरे हो गए, तो हाइड्रोजन में नहीं लगाना, ठीक है। तो मैंने हाइड्रोजन में नहीं लगाया, ठीक है, तो ये तो मेरा ऐसे ही हो गया क्लोज। उसके बाद ऑक्सीजन में लगाया मैंने, लेट्स पुट इट हेयर, कितने हैं ये दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इधर लगा दिए और 6 इधर लगा दिए, क्योंकि यहाँ 2 दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी 2 दिख रहे हैं, राइट। उसके बाद अब इस वाले ऑक्सीजन की बारी आती है, एक बार मैं फिर से आपको लगा के दिखाती हूँ। लेट मी जस्ट रब दीज, ठीक है। हाइड्रोजन में मैंने नहीं लगाया, यहाँ हाइड्रोजन में नहीं है, सो आई हैव लेफ्ट हाइड्रोजन। अब मैं आती हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए शेयर करने के बाद। आपको कितने दिख रहे हैं इस ऑक्सीजन में, 1 2 3 4, तो कितने लगा दिए, 1 5 6 7 और 8, ये मैंने लगा दिए ऑक्सीजन में। सिमिलरली अब इस ऑक्सीजन पे आ जाओ, बिल्कुल सेम है। शेयर करने के बाद कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, शेयर करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 5 6 7 और 8, ठीक है। ये हो गया मेरा ऑक्सीजन। अब इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाओ, 1 2 है शेयर करने के बाद, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। उसके बाद इस ऑक्सीजन पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो ये क्या बन गया, ये मेरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया H2SO4 का, ठीक है। अब मैं अगर इसका डैश स्ट्रक्चर बनाना चाहती हूँ, सो आई कैन मेक दैट ऑल्सो। लेट्स ड्रॉ इट हेयर। तो यहाँ पे बन गया। अब एक चीज़ और हम यहाँ पे सीखेंगे, डैश स्ट्रक्चर में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं। सो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर दिए, राइट। ओके, नाउ एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको ध्यान में आनी चाहिए, राइट। अब हाइड्रोजन के पास एक ही अपना इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसने शेयर किया, हाइड्रोजन ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन भी ठीक है, 1 2 3 4, कितने ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये इसके अपने थे और 2 शेयर किए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे आ जाओ, 1 2 3 4, ठीक है, 5
5 और ये 6, ये इसके अपने थे और ये 2 शेयर किए इसने, ये वाला और ये वाला, कितने हो गए 8। दिस ऑक्सीजन इज ओके, दिस ऑक्सीजन इज ओके, हाइड्रोजन का एक अपना एक शेयर किया, इस हाइड्रोजन का एक अपना एक शेयर किया, सो हाइड्रोजन इज ऑल्सो ओके। नाउ लेट्स कम टू दिस ऑक्सीजन। आपको इस ऑक्सीजन में ऑलरेडी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 and 6, इसमें ऑलरेडी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमें दिख रहे हैं। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, ये ऑक्सीजन का नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ऑल्दो देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट सिंस ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इसके पास हैं, तो मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये किसके थे, सल्फर के। सिमिलरली यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है ये भी ऑक्सीजन का नहीं है। दैट मीन्स ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इस बॉन्ड में ये भी किसकी वहाँ कहाँ से आए हैं, सल्फर से आए हैं। अब इसको हम सल्फर के साथ चेक बैक करते हैं। अब इस सल्फर को देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो this is how H2SO4 molecule is existing, ठीक है। सो इसको हम और प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल्स लेके, राइट। सो इसको नोट कर लीजिए। लेट्स लुक एट मोर एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस स्ट्रक्चर्स। ओके, सो हेयर आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। पहले कैलकुलेट करते हैं A, that is available valence electrons. Carbon is what 2 and 4, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6, कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना हो गया 4 + 6 2 12, 12 and 4 16। अब n क्या था कि टोटल हर एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। कार्बन में कितने होने चाहिए 8, ऑक्सीजन में भी कितने होने चाहिए 8, और कितने ऑक्सीजन है 2। सो 8 to the 16, 16 and 8 24। तो S दैट इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 24 - 16 दैट इज 8, ठीक है। अब हम इसका सबसे पहले स्केलेटन बनाना चाहिए था। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बीच में है, ऑक्सीजन साइड पे है, ठीक है। नाउ लेट्स फिल दीज इलेक्ट्रॉन्स। कितने हमने शेयर कराने हैं 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि 8 शेयर कराने थे तो इसलिए हमने डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये 8 हो गए शेयर्ड। अब अनशेयर्ड या जो लोन पेयर्ड हैं, लोन पेयर कितने हो जाएंगे आपके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी A - S, 16 - 8 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने लोन पेयर शो करने हैं। कहाँ शो करोगे, कार्बन के कितने होते हैं अपने 4 है ना, तो कार्बन के पास 4 अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। ये आपको दिख रहा है कार्बन 1 2 3 4। अगर ये 4 कार्बन के हैं तो कार्बन के पास लोन पेयर नहीं हो सकता क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो आप कहाँ शो करोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे भी आप 4, तो 4 and 4 8। नाउ सी केयरफुली, कार्बन को चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4 अपने हैं और 4 शेयर किए हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली यू लुक हेयर, राइट। इन केस ऑफ ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 चेक करो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको दिख गया, ऑक्टेट इज कंप्लीट। सिमिलरली यहाँ पे चेक करो, सेम सिचुएशन आ गई, राइट। सो ये हमारा CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया। आपको ये सर्कल नहीं बनाने, ये सिर्फ चेक करने के लिए था। और इसका डैश स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, यू विल शो डबल बॉन्ड हेयर 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज गोइंग टू बी योर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है।
इसी तरह आप ट्राई करोगे SiCl4, मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ HCOOH, थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लीज़ रिमेंबर इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, इन केस ऑफ कीटोन ग्रुप्स जो आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है, क्या क्या, दीज आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल क्या होता है, जिसमें C डबल बॉन्ड O इकट्ठे होता है, ठीक है। कौन कौन से हमने पढ़ने, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, ठीक है, कीटोन्स हो गए, ये 3 तो मेन है, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, COOH का हमेशा ऐसा होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज कीटोन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, उसमें हमेशा क्या इकट्ठे आएगा, ये एक C डबल बॉन्ड O होना ज़रूरी है। दीज आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग कार्बोनाइल ग्रुप्स, दैट इज C डबल बॉन्ड O। तो लेट्स से हमारे पास HCOOH है, अब इनमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले हम इसका स्केलेटन बना लेते हैं। स्केलेटन के अंदर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब क्या मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा सकती हूँ, नो, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन में अगर डबल बॉन्ड हो गया तो उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन के अपने और 2 जो वो कार्बन से शेयर करेगा। तो जब आपने इनमें से किसी का भी लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, ऑलवेज रिमेंबर कि एक ऑक्सीजन आपने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में बनाना है, तो एक ऑक्सीजन के साथ आप कुछ भी नहीं लगाओगे, तो ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो दिस इज अनदर एक्सेप्शन कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगता है बट यहाँ नहीं लगेगा। दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, what you have to keep in mind is that one oxygen has to be kept free with carbon for a C double bond O, ठीक है, राइट। ये हो गई स्केलेटन। अब हम बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं A, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन में कितना अवेलेबल है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, प्लस कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 4, ऑक्सीजन में कितने अवेलेबल हैं, 6, और ऑक्सीजन है कितने, 2। सो लेट्स कैलकुलेट, 2 + 4 + 6 2 = 12, 12 and 6 18। सो A is 18। उसके बाद आ जाते हैं, हम आ जाते हैं N पे। हाइड्रोजन में टोटल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 2, हाइड्रोजन है कितने, 2। कार्बन को नोबल गैस के लिए कितने होने चाहिए, कार्बन के बाहर 8 होने चाहिए, ऑक्सीजन के बाहर भी 8 होने चाहिए, ऑक्सीजन है कितनी, 2, ठीक है। सो कितना हो गया, बेसिकली 8 × 3 24, 24 and 4 28, ठीक है। सो ऐसे कर लो, 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 + 16 28। तो N कितना हो गया, 28। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 28 - 18 दैट इज 10, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। अब मैंने आपको कहा था एक डबल बॉन्ड, तो पहले तो आप डबल बॉन्ड का काम खत्म कर लो। ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ कितने शेयर हो गए, 2 पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए। सो 1 2 3 4। अब यहाँ मिनिमम एक तो होएगा ही, 5 6 7 8 and 9 and 10, ठीक है। तो ये अब अगर इसका डैश स्ट्रक्चर बनाया, डैश स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज द डैश स्ट्रक्चर, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब हमारी बारी है अनशेयर्ड की। अनशेयर्ड कितने हो जाएंगे, अनशेयर्ड कितना होता है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स माइनस शेयर्ड। सो A - S, अवेलेबल कितने थे, 18 थे, शेयर कितने किए, 10 किए, तो कितने अनशेयर्ड रह गए, 18 - 10 8। अब आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बनाना है। आई टोल्ड यू हाइड्रोजन में होते नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का एक अपना एक शेयर किया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इट डज नॉट हैव स्पेस फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बन को चेक करते हैं, क्या कार्बन के पास अनशेयर्ड का
है स्कोप की नहीं, 1 2 3 4, कार्बन के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो चारों यूज हो गए। दैट मीन्स कार्बन के पास कोई अनशेयर्ड नहीं बचा, 4 थे और चारों शेयर हुए हैं। तो अनशेयर्ड आपके कहाँ आएंगे, ऑक्सीजन्स में आएंगे। कितने आएंगे, ध्यान से देखिए, इसके पास ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये इसने 2 इसके ये हो गए, 3 4 5 और 6, तो ये इस ऑक्सीजन के अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। डबल चेक कैसे करोगे, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। उसके बाद आ जाओ इस ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये ऑक्सीजन की अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यस, ठीक है। सो एक बार डबल चेक करो, क्या आपने 8 ही शेयर किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 आर द अनशेयर्ड, ठीक है, 8 ही आपने लोन पेयर शो किए हैं, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HCOOH, ठीक है। आप BeF2 और SiCl4 भी ट्राई कीजिए। अब हम कुछ आयन के स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। सो नोट दिस डाउन केयरफुली। ओके, नाउ लेट्स लुक एट कार्बोनेट आयन, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ कैलकुलेशंस कर ली हैं जस्ट टू सेव ऑन टाइम, ठीक है। अब कार्बोनेट आयन को देखिए, सबसे पहले हम इसका स्केलेटन बना लेते हैं। आउट ऑफ C&O लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो कार्बन कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा और ऑक्सीजन साइड में आ जाएंगे, ठीक है। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स 4 कितने होते हैं, कार्बन के पास 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, तो कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 6 × 3। अब ये 2 क्या है, आई टोल्ड यू एनायन में जितना चार्ज होएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 कार्बन के, 18 ऑक्सीजन के एंड 2 नेगेटिव चार्ज थे, सो दिस बिकम्स 24, ठीक है। उसके बाद N तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल कितने होने चाहिए, कार्बन में होने चाहिए 8 और ऑक्सीजन में भी होने चाहिए 8, और ऑक्सीजन कितनी है, 3, सो 8 3 = 24 एंड 8 32, राइट। तो शेयर कितने हो जाएंगे, कितने टोटल होने चाहिए माइनस कितने हैं, तो शॉर्टेज कितनी हो गई, 8 की, तो शेयर कितने होंगे, 8। अब आपने इस स्केलेटन में अगर लगाओगे, ठीक है, सो इफ़ यू पुट इट इन दिस स्केलेटन, सो व्हाट यू गोइंग टू सी, क्या हो जाएगा, अगर पहले मैं एक एक लगाती हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो अगर इस सब में सिंगल बॉन्ड हो तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, मुझे 8 यूज़ करने हैं, तो मैं किसी एक में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लगा देती हूँ। दैट मीन्स मेरा स्ट्रक्चर कैसा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड, सो दिस इज माय डैश स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करना है, मैंने अनपेयर्ड जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगाने हैं। अब लोन पेयर कैसे होते हैं, अवेलेबल माइनस शेयर्ड, कितने हो गए मेरे पास, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 16 हो गए, ठीक है। सबसे पहले हम कार्बन को देखते हैं, यहाँ एक बार फिर से करते हैं आपका ध्यान ताकि यहाँ जाए, ठीक है। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4, तो कार्बन के पास कोई अनशेयर्ड बचा ही नहीं। ऑक्सीजन के पास बचे, पहले इस ऑक्सीजन के पास आते हैं, राइट। हमने कितने करने हैं, हमने 16 पूरे करने हैं, राइट। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने हुए, 1 2 6 में से ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, इसने 2 यूज़ कर लिए हैं, तो अनशेयर्ड कितने बचे हैं, 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये लगा दिए। इस ऑक्सीजन के पास इसने कितना यूज़ किया है, 1 2 3 4। अब ऑलवेज रिमेंबर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्स, तो अगर मैं इसको ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा कौन सा हुआ, जल्दी से बता दीजिए, जो 2 नेगेटिव था, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6। अब एक बार इसको वर्क बैक कीजिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स 2 कौन से हैं जो मैंने यहाँ पे डाले थे,
ठीक और करना है, देयर आर लोन पेयर्स, ठीक है, दे आर नॉट लोन इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ठीक है, तो जो अनशेयर्ड है वो हमेशा पेयर्स में होंगे, राइट। तो अब एक बार आप चेक कीजिए क्या आपने अनशेयर्ड 16 लगाए हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So 16 are the unshared electrons. Now one more thing, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन के 6 हो गए, 7 8, यहाँ पे 6 और 7 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से आए थे, वो यहाँ से आए थे। तो आप इसमें क्या शो करोगे, कार्बोनेट आयन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर से आए थे, स्ट्रक्चर ये बनेगा, लेकिन दिस यू हैव टू टेल दीज हैड कम फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि कैन यू सी ये ऑक्सीजन के 6 अपने वैलेंस हैं, ये 6 हैं, तो ये कहाँ से आया, ये वाला और ये वाला, ये आया था बाहर से, ठीक है, जो इसने गेन किया था, ठीक है, जो कार्बोनेट आयन ने मीडियम से लिया था। सिमिलरली यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन के 1 2 3 4, तो सबके अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ऑक्सीजन के 6 हैं, इसके 6 हैं, इसके ये टोटल मिला के 6 हैं, तो और इस कार्बन के ये 4 हैं, तो दैट मीन्स ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं ये कौन से हैं, ये 2 नेगेटिव वाले हैं, और इसको शो करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा दोगे 2 नेगेटिव, ठीक है। सो दिस एंड्स टुडेज वीडियो लेक्चर। आपने लुईस स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करने हैं। आई एम सेंडिंग यू लॉट ऑफ होमवर्क इन योर व्हाट्सएप टुडे, सो रीड द वीडियो केयरफुली। एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, प्लीज़ एटलीस्ट गो थ्रू द वीडियो ट्वाइस और थ्राइस। इट्स अ completely new thing for you and this chapter is going to have lot of new concepts, तो आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स पढ़ना ही पढ़ना है इस वीडियो को, एंड देन मेक नोट्स, ठीक है। पहली बारी आप साथ साथ नोट्स बनाइए, दूसरी बार एक बार फिर से आप देखिए, और उसके बाद ट्राई एंड अटेम्प्ट द होमवर्क, ठीक है। सो मीनवाइल्स एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।